ठीक है, तो आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। क्या है चैप्टर? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक, मतलब ये कहाँ से आया है? पहले हम लोगों ने क्या बात की? चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर उससे जो फील्ड निकलती है। नेक्स्ट चैप्टर में उन्होंने बात की कि चार्ज को चलने के लिए रीजन चाहिए। क्या रीजन मिला? पोटेंशियल का डिफरेंस अगर होगा तो चार्ज चलेगा, हाई टू लो। जब हम चार्ज बोल रहे हैं तो मेरा मतलब पॉजिटिव चार्ज से है, तो हाई टू लो, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज लो टू हाई जाएगा। और वही हाई पोटेंशियल को ही हम पॉजिटिव बोल रहे होते हैं और लो को नेगेटिव। वैसे कुछ पॉजिटिव नेगेटिव उस तरह का हमेशा जरूरी नहीं कि हो। ठीक है, बस इतना ही है। यस सर। चार्ज चलने का रीजन मिल गया था। थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसमें चार्ज को हमने चला दिया। फिर उसका जो चार्ज का चलने का रेट है कि कितनी स्पीड से चार्ज चलेगा, पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा, उसको हमने निकाला। वो चीज करंट हो गई। फिर उसके बारे में सारी चीजें करंट वरंट के बारे में देख ली कि क्या कैसे होगा, सर्किट में करंट होगी तो कैसे सॉल्व करेंगे वगैरह वगैरह, सब देख लिया। अब एक और कॉन्सिक्वेंस देखेंगे कि चार्ज के चलने से होगा क्या। तो चार्ज के चलने से चार्ज दो फील्ड्स बनाने लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो रुका हुआ भी बना रहा था, चलने से एक और नई टाइप की फील्ड बन जाती है जो कि है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी कि एक मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। और यही इस चैप्टर का मोटिव है तुम लोगों को समझाना। समझे कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म कैसे कनेक्टेड हैं आपस में, कैसे हम मूविंग चार्ज से मैग्नेटिज्म को समझ सकते हैं या मैग्नेटिज्म आ जाता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो देखें फिर आगे। देखो, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों जो चीजें हैं वो लगभग 2000 से भी ज्यादा साल से पता है लोगों को। ठीक है, चार्जेस के बारे में भी बहुत साल से पता है और मैग्नेटिज्म के बारे में भी बहुत साल से पता है। मतलब ऑब्जर्व बेसिस पे पता है, ऑब्जर्वेशन बेसिस पे, कि पता चल गया था कि ऐसा कुछ है। ये नहीं था कि उस समय बल्ब बन गया हो या फिर मैग्नेट से कुछ और काम किया जा रहा हो, ऐसा तो नहीं था। लेकिन ये पता चल गया था कि ऐसी कुछ चीजें दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, लोगों को पता चल चुका था। तो तब से इन पे बहुत सारी फिर धीरे धीरे करके रिसर्चेज हुई। अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें हुई, उसके बाद एक कंक्लूजन निकला जो ये ऑर्स्टेड ने कंक्लूड किया। ऑर्स्टेड साइंटिस्ट थे, उन्होंने कंक्लूड किया कि क्या है, मूविंग चार्जेस जो हैं, या फिर मूविंग चार्जेस को हम करंट भी बोल सकते हैं, कि जो करंट जो है प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। बात आई समझ में? यानी कि मूविंग चार्ज या फिर करंट जिसको हम बोल सकते हैं, वो अपने सराउंडिंग स्पेस में, आसपास अपने स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। क्लियर कट? ठीक है, ये ऑर्स्टेड ने कंक्लूड किया। ऑर्स्टेड साइंटिस्ट थे, तो काफी सारी चीजें होने के बाद ये फाइनली कंक्लूजन आया कि प्रोड्यूस तो करता है। क्लियर? लेकिन ये भी नहीं था कि कॉन्स्टेंटली मूविंग चार्ज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, स्पीड एक तरह से देखा जाए तो चेंज होनी चाहिए कुछ हद तक। ठीक है, तब प्रोड्यूस करेगा। अभी देखेंगे आगे। और ये है सिंपल, दिखाया गया है वायर को। अब देखो, अगर हम वायर को ऐसे देखते हैं, इस तरह से इस पेज पे रखा हुआ, और उस पे करंट किसी डायरेक्शन में है, ठीक, तो बताओ अगर वायर को सामने से देखेंगे, यहां से देखेंगे, इस कॉर्नर से, तो हमें क्या नजर आएगा? एरो का सिर्फ हेड नजर आएगा। ये एरो किस तरफ है? देखो ऊपर है ना, हेड नजर आएगा। और एरो का हेड कैसा होता है? पॉइंट के जैसा। एरो का हेड कैसा होता है? पॉइंट के जैसा। और एरो का बैक कैसा होता है? क्रॉस के जैसा। ठीक है, यानी कि अगर हमसे दूर जा रहा होगा एरो, यहाँ पे हमारी आंखें हैं, हमसे दूर जा रहा होगा एरो, तो हमको क्या दिखेगा? क्रॉस दिखेगा पीछे से। ये यानी कि अगर हमारी तरफ से पेज के अंदर एंटर कर रहा है वो एरो, तो फिर क्रॉस दिखेगा, और पेज से बाहर निकल रहा है तो डॉट दिखेगा। यहां से देखो, यहाँ पे अगर हमारी आईज होंगी तो हमको ये दिखेगा, यानी कि डॉट नजर आएगा बस। बात आ रही है समझ में? यस सर। हम्म, तो अगर हम इसको देखें तो ये डॉट है, यहाँ क्रॉस बना है, ये वायर दिखाए गए हैं, वायर पे करंट दिखाई गई है और कुछ नहीं है।
दोनों में वायर, दोनों केस में वायर, इसमें और इसमें, दोनों केस में एक वायर है जिसको पेज के परपेंडिकुलर एंटर करवाया गया है, मतलब पेज में होल करके अंदर, समझे? तो पेज के आर पार जा रहा है वो, और 90 डिग्री भी है पेज के परपेंडिकुलरली एंटर एंटर कराया गया है। पहले वाले सिचुएशन में वायर में करंट हमारी तरफ आ रही है, समझ रहे हो? यस सर। और दूसरे वाले सिचुएशन में हमसे दूर जा रही है, मतलब अंदर की तरफ, पेज के अंदर एंटर कर रही है। और पहले वाले सिचुएशन में पेज से हमारी तरफ बाहर निकल रही है। क्लियर हुआ? तो यस सर। इन दोनों सिचुएशंस में हम मैग्नेटिक फील्ड जो ये वायर बना रहा है, वो, या करंट कैरिंग कंडक्टर बना रहा है, वो हम देख सकते हैं। ये देखो, वायर की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वायर का तो लेंथ अपना होगा, तो कोई डायरेक्शन इसकी नहीं हो सकती कि तुम इधर बोलो या इधर बोलो। करंट के अकॉर्डिंग वायर की डायरेक्शन डिफाइन हो रही है। अगर करंट इस तरफ है तो वायर की डायरेक्शन भी इधर लेंगे, अगर करंट इस तरफ है तो वायर की डायरेक्शन इधर ले लेंगे। आई बात समझ में? ये यस कंडक्टर। सर। तो इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, कैसी होगी, पहले ये बताओ। एक करंट वाला वायर जो होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं? 10th का है ये, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। सर कैसे करते राइट हैं? हैंड थंब रूल। हाँ बिल्कुल, कैसे सर लेकिन जी लगाते हैं? लेफ्ट हैंड घुमाते हैं और उसका देखते हैं किधर का आ रहा। लेफ्ट हैंड, नहीं सर, जैसे राइट हैंड लिया लेफ्ट ना, हैंड से नीचे। एक 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 करके सर, बोलो, एक एक सर करके। राइट हैंड लिया, जो थंब है ना, हम्म जिस जिस तरफ करंट जा रहा होता है उस तरफ थंब को रखते हैं, और जो हम्म हमारी फिंगर होती है बाकी, वो जिस तरफ क्लोज होती है उस हम्म डायरेक्शन में करंट जाता है। जैसे अब मतलब सर कि ये है, इसमें हमारा करंट उस जाएगा, डायरेक्शन में करंट नहीं जाता है, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड बनता है उस डायरेक्शन में। हाँ, जिस डायरेक्शन में फिंगर्स जाती हैं राइट हैंड की, कर्ल करने पे, मोड़ने पे, मोड़ने पर सर, हाँ। ठीक है, यानी कि अगर थंब अगर हम इस तरफ करें, ये हमारा थंब है मान लो, अजीब सा है, थंब अगर ऊपर की तरफ है तो फिंगर्स ऐसे कर्ल होंगी राइट हैंड की। ये राइट हैंड है ना, राइट हैंड का थंब है, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे आएगी। आई बात समझ में? यस सर। तो अगर हम ऊपर से देखें तो कैसा दिखेगा? सर जैसा फिगर में शो हो रहा है, फिगर में कैसे पर शो हमें होगा? मैग्नेटिक फील्ड दिखेंगे नहीं दिखेगी, आंखों से। क्लॉकवाइज दिखेगी। सर आंखों से देख सकते हैं। अरे मतलब दिखेगी, वो तो आंखों से ग्रेन्स डाल तो दिख जाएगी। ये देखो तीसरा फिगर उसी के लिए तो है। सर क्लॉक वाइज लेंगे तो पॉइंट, और एंटी क्लॉक वाइज लेंगे तो क्रॉस आएगा, क्रॉस नहीं, प्रोडक्ट। उल्टा उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज है ये। अच्छा, एंटी क्लॉक वाइज लेने पे डॉट प्रोडक्ट और क्लॉक वाइज लेने पे प्रोडक्ट नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से नहीं मतलब है यहाँ पे। ये करंट आ रही है, हम सोचो अगर हम इस वायर को ऊपर से देखें तो करंट हमारी तरफ आती नजर आएगी, सही है? यस तो सर। इसमें देखो ये डॉट यही शो कर रहा है कि करंट हमारी तरफ आ रही है, बाहर निकल रही है पेज से। तो थंब को यहाँ पे करो जरा करंट की डायरेक्शन में, इस फिगर में करंट की डायरेक्शन में थंब को करो। करंट किधर है? पेज से बाहर निकलते हुए। थंब ऐसा शो करो जैसे पेज से बाहर निकल रहा है थंब। सर हमें तो सर ने ऐसे बताया था कि क्या बोले, अपने थंब रूल से देख लो और इधर की साइड घुमा के लेफ्ट हैंड को राइट हैंड की तरफ, और उधर की देख लो। अगर इधर की तरफ आ रहा तो पॉइंट, और परे की तरफ जा रहा तो क्या बोले, क्रॉस प्रोडक्ट। वो है, लेकिन वो 10th तक काफी था। अब तुमको उससे आगे की चीज सीखनी है, ठीक है? थोड़ा ज्यादा डीप में सीखना है। वो तो ऊपर ऊपर की चीज है, बच्चों को बताने के लिए बता दिया जाता है, समझ रहे हो? 10th तक, क्योंकि ज्यादा जानना होता नहीं है। एक ही चैप्टर था मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल सा चैप्टर था। उसमें थोड़ा सा ये आया था कि हाँ, एक करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ज्यादा तो नहीं कुछ हुआ था ना। यहाँ पे हम लोग को प्रॉपर जानने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए ठीक से डीपली समझना पड़ेगा, और कोई बात नहीं है, समझे? और ये दोनों रिवर्स भी होते हैं, ये रूल जो है ना, उल्टा भी होता है।
यहाँ पे देखो ये वायर स्ट्रेट है और इसमें करंट है और मैग्नेटिक फील्ड राउंड राउंड करके आ रही है। उल्टा भी पॉसिबल है, हम वायर को राउंड कर दें और उसमें करंट ऐसे ले लें, तब मैग्नेटिक फील्ड जो तुमने पढ़ा है, जो तुम कह रहे हो, वो ये वाला है कि तब मैग्नेटिक फील्ड डॉट से शो होती है अगर एंटी क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज लें तो क्रॉस से शो होती है। ये बताया गया होगा ना। यस सर। तब यहाँ नॉर्थ बनता है, याद है? यस सर। तब यहाँ नॉर्थ बनता है और यहाँ पे तब यहाँ पे साउथ बन रहा होता है। ठीक, तो ये तुमने वो चीज पढ़ी, अभी आएगा, वो भी आएगा। यहाँ दोनों बातें हैं, करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है लेकिन अलग अलग तरह से। सीधा करंट का स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट करेगा और करंट का ऐसा वाला वायर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जनरेट करेगा या फिर इस तरह से जनरेट करेगा। ठीक है, वायर को अगर हम राउंड घुमा दें तो। लेकिन यहाँ पे जो फिगर बने हैं वो वायर को राउंड नहीं घुमाया गया है। वायर ये दिख रहा है तुमको, वायर का बस एक कॉर्नर दिख रहा है तुमको, पीछे से साइड से वायर में जरा सा दिखता है ना, डॉट जैसा, वही बस। और करंट जब अपनी तरफ आ रही है तो डॉट, दूर जा रही है तो क्रॉस। तो अब डॉट की तरफ यानी कि बाहर निकलते हुए थंब को करो और लेफ्ट हैंड लगाना छोड़ दो, फालतू काम मत करो। वो वाला सीरियसली बता रहे हैं, आगे चल के गलत हो जाएगा, इसीलिए जो प्रॉपर है उसी को करो। अभी देखो, पहले राइट हैंड थंब रूल आता है ना, राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करने वाला, मोड़ने वाला। थंब को करो इसकी डायरेक्शन में, किस तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हमको, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसमें देखो किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो सामने की तरफ आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ सामने की तरफ आ जाएगी, करंट सामने की तरफ आ रही है थंब रूल से। थंब में करंट थंब को रिप्रेजेंट करता है। सर ए में एंटी क्लॉकवाइज करंट है और बी में क्लॉकवाइज हाँ, क्रॉस वाले में। सर ये वही तो है, अपने तार को ऊपर के सरफेस से देखोगे तो उसका बस जो तुमने सीधा वायर लिया है हाथ में, बस ऊपर से वो देखने में दिखेगा, ऐसा लगेगा वो। बस, और पीछे से देखने में ऐसा लगेगा। सर क्रॉस वाला तो आपने पहले ही बताया था, अगर कोई चीज का एंड हो रहा होता है वहाँ क्रॉस लगा देते हैं कि यहाँ पर खत्म है ये चीज। बिल्कुल, है ना। तो पीछे की तरफ से मतलब वो जा रही है, दूर जा रही है, यस और सर। ये है कि हमारी तरफ आ रहा है कुछ। ठीक है, तो ये बाहर है। थंब को अगर हम पेज से या स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ लेंगे और तब राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ेंगे, थंब ऐसे ही रखो, राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ो, तो राइट हैंड के फिंगर ऐसे ऐसे ही तो घूमेंगी, यस सर। ऐसे ही तो घूमेंगे राइट हैंड के फिंगर। तुषार, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक, और अगर थंब को पेज के अंदर, जैसे कि ऐसा है कि पेज के अंदर घुसेड़ देना है, ठीक है, अंदर ले जाना है, तब क्या होगा, तब राइट हैंड की फिंगर्स ऐसे घूमेंगी, देखो घुमा के। अगर थंब को तुम स्क्रीन के अंदर लेके चले जाओ, ऐसे सीधा स्क्रीन के अंदर ले जाने ही वाले हो बस, तब राइट हैंड की फिंगर्स घुमाओ तो क्या होगा, ऐसे घूमेंगी ना। तो क्या आया, क्लॉकवाइज। बस वही चीज है और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल। आ गया ना समझ में, ये चीज कही गई। क्लियर, आगे चलें अब। तीसरा फिगर बस यही दिखा सर रहा है कि, हाँ तुम बताओ। हमें कैसे पता चलेगा कि ये सामने से डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट? फिर तुम प्रोडक्ट बोल रहे हो। ये प्रोडक्ट नहीं है मेरे भाई। प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, दो वेक्टर के प्रोडक्ट होते हैं। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे वो नहीं हो रहा है। ये डायरेक्शन दिखाने का तरीका है। एक वायर लोगे, उसमें कोई किसी तरफ तो करंट होगी ना, तो ये जो डॉट दिख रहा है ये करंट को यहां से देखने पे दिख रहा है, और जो क्रॉस दिख रहा है वो करंट को यहां से देखने पे दिख रहा है, पीछे से देखने पे। समझे, प्रोडक्ट नहीं है। पता चलेगा वाली बात नहीं, तुम एग्जाम, डायरेक्ट एग्जाम पे क्यों पहुंच जाते हो, पहले सीख तो लो, खत्म होगा तब एग्जाम पे आएंगे हम लोग। ठीक है, यस। हाँ, पहले पहले का बोझ दिमाग से उतारो और सीखो। ठीक है, बस कुछ गलत लगे, कुछ अजीब सा लगे तब बोलो। ये मत सोचो डायरेक्ट ये एग्जाम में कैसे आएगा और हम कैसे लिखेंगे, अभी उसकी बात नहीं हो रही। जब खत्म होगा तो तुम्हें खुद सब कुछ समझ में आ जाएगी एग्जाम में क्या आने वाला है और तुम्हें कैसे लिखना है। ठीक,
अभी बस इतना समझो, वायर को ऊपर से देखेंगे तो ऐसा, ये सिर्फ दिखाया जाता है, नोटेशन है। कोई तो तरीका होगा ना दिखाने का, या फिर हर जगह लिखते ही रहेंगे कुछ ना कुछ। यहाँ पे हम वायर ऊपर से देख रहे हैं ऐसे लिखेंगे तो नहीं, कुछ तरीका होता है, बस सिंबल होता है, ऐसे दिखा दिया तो मतलब हम वायर को ऐसी जगह से देख रहे हैं कि करंट हमारी तरफ आ रही है। और ये सिंबल है कि हम वायर को ऐसी जगह से देख रहे हैं कि करंट हमसे दूर जा रही है। क्लियर? एरो पीछे से देखना, ऐसा कुछ। ठीक, तो जब हमारी तरफ आ रही होगी तो थंब रूल से एंटी क्लॉकवाइज आने लगेगा, और हम हमसे दूर जा रहा है तो थंब रूल से क्लॉकवाइज आने लगेगा। बस इतना है। क्लियर? यस। ये फिगर बना हुआ है, ये वाला फिगर बना हुआ है एक्चुअल वैसे करके कि देखो, डॉट है मतलब करंट हमारी तरफ आ रही है। अगर ये वायर का तुमको टॉप कॉर्नर दिख रहा है, मतलब एक वायर का एज दिख रहा है, ये दिख रहा है बस, ये यही पॉइंट है ये वाला। ठीक, तो अगर हम सच में एक पेज से वायर क्रॉस करवा दें ऐसे करके, पेज में होल करके वायर को आर पार कर दें, और उस पेज पे थोड़े ऐसे ही मतलब लोहे के, आयरन के ग्रेन्स बिखेर दें ऐसे ऐसे रैंडम। ठीक है, छोटे छोटे डॉट्स वगैरह बिखेर दिए हमने, मतलब वो होता है ना बुरादा टाइप का, उसको उठा के ले आया कहीं से, उसको पूरा हमने ऐसे छीट दिया। फिर अब हमने अगर इस वायर में करंट प्रोवाइड कर दें, कौन गया था? सर गया नहीं था, वो कॉल आ गई थी फोन पे तो नेट बंद हो गया था, अच्छा, तो मैंने कॉल देखो कट करी है। ओ, देखो, तो इस पे अगर हम थोड़े बहुत ग्रेन्स छीट दें आयरन के, तो रैंडम, हमने तो ऐसे रैंडम फैला दिए हैं, लेकिन जब हम इस वायर में, इस वाली वायर में करंट लेके आएंगे, तो जैसे ही करंट आएगी तो ये इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे जैसा इस फिगर में नजर आ रहे हैं। बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस खाली रह जाएगा, और ये गोल गोल तरीके से अरेंज हो जाएंगे। दिख रहा है तुम लोगों को? सर्कल्स टाइप बन जाएंगे। इसी से सर पता एक चला पेपर था। पर हम हाँ, सर एक पेपर पर हम वायर को निकालेंगे अपनी तरफ को करंट आते हुए, अगर उस पेपर पर हम आयरन के पार्टिकल डाल देंगे तो अरेंजमेंट हाँ, में लग जाएंगे जब हम उसमें करंट कैरी करेंगे। तब ओके सर। क्योंकि ये जो ग्रेन्स हैं ये मैग्नेटिक फोर्स फील करेंगे, और उस बेसिस पे बीच बीच में जगह खाली टाइप की हो जाएंगे, और ऐसे गोल गोल राउंड राउंड तुमको नजर आएंगे। एक्चुअली ऐसा होता है। ठीक है, आराम से करके देखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, वायर को बस परपेंडिकुलर टू द पेपर रखना और करंट फ्लो करवा दो। वायर के ऊपर थोड़े, मतलब उसके पेपर के ऊपर या कार्डबोर्ड जो भी हो उसके ऊपर ग्रेन्स शीट दो बस। क्योंकि पेपर है कि थोड़ा लचकेगा, कार्डबोर्ड है वो थोड़ा सा फिक्स रहेगा, बस हमको फिक्स रखना है, एक प्लेन चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो आगे चलें। ओके सर। हम्म, यहाँ पे देखो सारे नोटेशन दिए भी हुए हैं। इन दिस द सब्सिक्वेंट चैप्टर मैग्नेटिज्म अडॉप्ट फॉलोइंग कन्वेंशंस, ये सब कन्वेंशन भी दिए हैं। अ करंट ऑफ और अ फील्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि प्लेन से बाहर, यानी कि पेज वाले या स्क्रीन वाले प्लेन से बाहर निकल रहा होगा तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और अंदर जा रहा होगा तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सब बातें भी इसमें दी हुई हैं, इसीलिए तो कहते हैं बुक भी पढ़ा करो। ठीक है, जो हम बता रहे हैं सब दिया भी हुआ है। अब चलें, जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो उसमें बात हुई थी कि चार्ज होते हैं, चार्ज ऐसे होते हैं, चार्ज की ये प्रॉपर्टी होती है। लेकिन चार्ज के बारे में जब ये पता चला कि वो फोर्स भी लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो फिर बात आई थी उस फोर्स को कैलकुलेट करने की। तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही फोर्स लगाती है कुछ चीजों पे, है ना? जैसे चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, वैसे मैग्नेट दूसरे मैग्नेट या फिर कुछ दूसरे पार्टिकल्स जैसे कि आयरन, निकल वगैरह, इन पे फोर्स लगाते हैं। ठीक है, ये सबको पता है, अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, ये सबको पता है। लेकिन कितना फोर्स लगाते हैं, किन किन चीजों पे वो फोर्स डिपेंड करता है, पहली बात। ठीक, अभी हम उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात करेंगे कि चार्ज पे चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगी। तो पहली बात, रुके हुए चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाती है, जीरो, अगर ये चार्ज रेस्ट पे है तो। समझ रहे हो? यस सर। चार्ज रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाती है। लेकिन यही चार्ज अगर मूव कर रहा है समथिंग v वेलोसिटी से या कैसे भी, तब मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि फोर्स कब लगाएगा, कितना लगाएगा।
ठीक, किस डायरेक्शन में लगाएगा, क्योंकि फोर्स का मतलब है कि इंटेंसिटी ऑफ फोर्स मतलब मैग्नीट्यूड, कितना फोर्स लगना है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस तरफ लगेगा, ठीक है, ये सब बातें होंगी, यही सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला सबको पता है, कितना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या फिर अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में देखना चाहें तो F इज इक्वल टू होता है Q इंटू ई, यस सर। है ना, QE होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे देखना चाहें कि मैग्नेटिक फील्ड एक चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगी, तो पहली बात ये हुई ना कि मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाती है, ये ऑब्जर्व किया गया है, कोई भी एक्सपेरिमेंट छोटे मोटे करके ऑब्जर्व कर सकता है कि रुका हुआ चार्ज रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाना बंद कर देती है। तो मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाएगी। अब बताओ, चार्ज है तो चार्ज कुछ होगा उसका, मूविंग है तो इसका मतलब कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए, इसका मतलब वो फोर्स इस चार्ज और इस की वेलोसिटी पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। सही है या नहीं? यस सर। है ना। तीसरी चीज, फोर्स लगा कौन रहा है, मूविंग चार्ज पे कौन फोर्स लगा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड, उसकी खुद की नहीं। मूविंग चार्ज खुद भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इसी वजह से तो वो फोर्स फील कर रहा है। अच्छा सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चार्ज के ऊपर फोर्स क्यों लगाता था, पहले ये बताओ। एक चार्ज है दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स क्यों लगाता था? सर मैग्नेट फील्ड के मारे। अरे इलेक्ट्रिक वाला पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगाता है, यानी कि इसकी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्लैश करने लगती है ना, आपस में टकराने लगती हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, तब ही फोर्स लगता है, अगर नहीं आएंगी तो कोई फोर्स भी नहीं लगेगा। आ रही बात समझ में? यस सर। तो अगर मैग्नेट किसी चीज पे फोर्स लगाता है तो ऐसी किसी चीज पे क्यों लगाएगा जिसके अंदर खुद मैग्नेटिक फील्ड नहीं है? सोचो, सर यस। कॉमन सी बात है, क्यों मैग्नेट आयरन पे ही फोर्स लगा पाता है या दूसरे मैग्नेट पे ही फोर्स लगा पाता है, क्यों प्लास्टिक पे नहीं लगाता? क्योंकि प्लास्टिक की खुद की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, आयरन की होती है, भले हमें दिख ना रही हो, ट्रिगर हो जाती है रिक्वायरमेंट पड़ने पर, समझे? तो ये मूविंग चार्ज खुद एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जिसको ये दूसरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिस पे फोर्स लगाएगी, एक दूसरे से ये कांटेक्ट में आएंगी, फील्ड्स फोर्स लगाएंगी। इसका मतलब ये फोर्स मूविंग चार्ज यानी कि चार्ज की क्वांटिटी, कितना चार्ज है, चार्ज की स्पीड या वेलोसिटी बोल लो, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाने वाली है यानी कि बी, इन तीनों पे डिपेंड करेगा, करेगा ना? यस सर। और ये ऑब्जर्व किया गया, जैसे वहां पे फोर्स कूलॉम लॉ नहीं निकाला गया था कि क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो ये वो, यहाँ पे भी ये ऑब्जर्व किया गया कि एफ जो था वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, चार्ज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल कोई खास चक्कर नहीं आ रहा है, समझे? यस सर। लेकिन जब अल्टीमेटली पूरा बनाया गया, एक चीज और थी, लेकिन वेलोसिटी के डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ भी इसका कुछ रिलेशन था। पहली बात, अगर इन तीनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भी तो एक साथ लिखने पे क्या आएगा, क्यू वी पी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले। लेकिन एक बात बताओ, दो वेक्टर अगर प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो दो वेक्टर्स का आपस में दो तरह का प्रोडक्ट हो सकता है, या तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट मतलब जिसको बोलते हैं, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। ए क्यू का तो कुछ नहीं है, क्यू तो स्केलर चीज है ना, हम सिर्फ ये यस देखना सर। चाह रहे हैं कि राइट साइड में हमको वेलोसिटी एक वेक्टर मिला है, वेलोसिटी वेक्टर होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड यस भी सर। एक वेक्टर होती है, और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से, ठीक है, क्योंकि शुरू शुरू में बायोट सेवर्ट ने इसका लॉ दिया था, मे बी इस वजह से, ठीक है। तो दो वेक्टर हैं
इधर यहाँ पे हमको सिंपल प्रोडक्ट नजर आ रहा है, मतलब ये आइदर स्केलर प्रोडक्ट हो सकता है, मतलब डॉट प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है, और वेक्टर प्रोडक्ट हो सकता है, मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है। सही है। यस सर। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कौन सा वाला प्रोडक्ट होना चाहिए, स्केलर या वेक्टर? सर स्केलर होना चाहिए। क्यों? सर करंट हमारे साइड आएगी तो क्या बोले डॉट प्रोडक्ट होएगा ना। फिर तुम प्रोडक्ट बोल रहे हो, वो प्रोडक्ट सर तो डॉट। ये प्रोडक्ट नहीं है। वो तो करंट का डायरेक्शन दिखाने के लिए डॉट लिखा हुआ है, वो वेक्टर का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ी ना है वो। यहाँ अलग बात हो रही है। जो करंट हमारे साइड आ रही थी वो डॉट करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है खाली, वो कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं शो कर रहा है। और यहाँ पे वेक्टर्स की बात चल रही है, वेक्टर में जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं उसकी बात चल रही है, ठीक है प्रियांशु? यस सर। कुछ बताओ। सर जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते थे स्केलर वो आता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में स्केलर आता है, तो क्या होना यस चाहिए? सर। मतलब अल्टीमेटली हम ये पूछ रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट स्केलर होगा, डॉट होना चाहिए। मतलब डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए ना। यस सर। लेकिन इधर तो लेफ्ट में फोर्स आ रहा है जो कि एक वेक्टर है। ऐसा हो सकता है कि राइट में पूरा एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए और लेफ्ट में वेक्टर आ जाए? नहीं हो सकता, समझे? क्रॉस प्रोडक्ट होगा। क्यों हुआ, समझ में आया? सही है, सुधा किस तरफ एफ जो है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है। सीधी वेक्टर फिर प्रोडक्ट बोल रहा हूँ। वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, और लेफ्ट का यानी कि पूरा पूरा जो रिजल्ट आना चाहिए वो वेक्टर में ही आना चाहिए। ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक डायरेक्शन वाली चीज बिना डायरेक्शन वाली चीज के बराबर हो जाए? नो। नहीं हो सकता यार, ठीक है। तो इसीलिए ये वेक्टर प्रोडक्ट होगा, इतना तो है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अब क्यू तो इसमें कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, क्यू तो सिर्फ वैल्यू बनाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में वी क्रॉस बी हो सकता है, या फिर बी क्रॉस वी हो सकता है। अच्छा, हमने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताया है पहले? हम्म? बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट हमने कभी किसी चैप्टर में एक्सप्लेन किया था? हमें याद नहीं है इसलिए पूछ रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्या होता है, बताओ प्रियांशु। नहीं किया है? कुछ तो बोलो। तुषार, क्रॉस प्रोडक्ट बताया हमने कभी? सर शायद नहीं बताया। नहीं बताया? तो चलो वही बता दे रहे हैं पहले। चलो अभी वो बता देंगे कि डायरेक्शन क्या आएगा, ठीक। तो यहाँ पे इन दोनों में से एक ही हो सकता है क्योंकि अलग होते हैं। ए डॉट बी जो होता है, डॉट प्रोडक्ट जो दो वेक्टर का होता है, वो होता है कम्यूटेटिव होता है, यानी कि उसका तुम बदल भी दो ना, बी डॉट ए भी ले लो तो सेम रिजल्ट आएगा, इक्वल आते हैं दोनों। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है। ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, समझ रहे हो? वैल्यू इक्वल यस आती सर। है लेकिन डायरेक्शन अलग आता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन का कोई खेल ही नहीं है। जो आएगा आंसर वो स्केलर होगा, इधर भी जो आएगा आंसर वो भी स्केलर होगा। तो स्केलर होगा तो वैल्यू वैल्यू रहेगी, तो वैल्यू इक्वल हो जाती है, तो इसीलिए ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, लेकिन ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्लियर है? पहली चीज, यस। इस वजह से हम ये बात पूछ रहे हैं यहाँ पे कि ये दोनों में से एक ही हो सकता है, या तो Q इंटू वी क्रॉस बी होगा या फिर Q इंटू बी क्रॉस वी होगा। इन दोनों में से एक ही सही है और एक गलत है। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है पता नहीं, अभी देखेंगे कैसे। पहले थोड़ा सा हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट देखना पड़ेगा। दूसरी वो एक चीज और है, जो भी एक मान लो सही है, ठीक है, जैसे Q वी क्रॉस बी अगर सही है
तो अब तो हम अभी तो प्रोपोर्शनैलिटी खाली देखी थी ना हमने, और तो कुछ देखा नहीं था। कांस्टेंट कुछ आता, लेकिन यहाँ देखा गया कांस्टेंट लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये वैल्यू एग्जैक्टली इसके इक्वल आ गई। याद है वहां पे के लिया था कांस्टेंट, क्योंकि ये वैल्यू यस एफ सर। के इक्वल नहीं आ रही थी, तो के का मल्टीप्लाई करने पे फिर आ गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या ये वैल्यू सीधे आ रही है इक्वल, तो हम कुछ भी कांस्टेंट वगैरह नहीं लेंगे। क्लियर ये बात? यस सर। यस सर। तो क्यू वी क्रॉस बी या बी क्रॉस वी जो भी आने वाला होगा, एफ के इक्वल आ गया। ठीक है, ये मैग्नेटिक फोर्स निकल आया हमारा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग था, ये आ गया है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या होगा, जैसे ए क्रॉस बी क्या होता है पता है? ए क्रॉस बी होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ थीटा क्या है? थीटा है बस वही ए और बी के बीच का एंगल। एंगल। ठीक है, ए और बी दो वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो ए बी साइन थीटा। लेकिन क्योंकि हमने बोला था कि इसका जो आंसर आता है वो स्केलर नहीं आता, तो अभी तो हमने यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी का वैल्यू लिखा है ना, स्केलर लिखा हुआ है, वेक्टर लगाना पड़ेगा हमको। तो हम वेक्टर लगा देंगे, एक हमने यूनिट वेक्टर यूज किया एन कैप। क्यों ये यूज किया अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर का कैप है ये। ठीक, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ए बी साइन थीटा है, यहाँ पे क्या आ जाएगी क्यू वी बी साइन थीटा। वी क्रॉस बी का आना चाहिए ना वी बी साइन थीटा। ठीक है, जहां थीटा क्या है, वी और बी के बीच का एंगल है। बात आई समझ में? कुछ डाउट है किसी को? नो सर। तो F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, या फिर F का जो मैग्नीट्यूड है वो क्यू वी बी साइन थीटा आने लगता है, क्योंकि वी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड वी बी साइन थीटा होता है। क्लियर? ये तो हुई वैल्यू की बात। डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो वही अभी हम क्रॉस प्रोडक्ट में सिखाएंगे कि डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। तो थोड़ा सा नॉर्मल वाली रफ वर्क वाली शीट पे चलते हैं। देखो, तो हम लोग देखेंगे क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। तो सपोज ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है। समझ में आई बात? या फिर चलो इसको ये मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला। तो ए क्रॉस बी कैसे आएगा, तो देखो ए क्रॉस बी की सिर्फ वैल्यू की अगर बात है तो वो तो आ जाएगी। ए बीच का एंगल थीटा है, हम लोग ए क्रॉस बी, अगर इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो वो तो सीधे सीधे ए इंटू बी, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा आ जाएगा। इसमें कहीं कुछ शक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, तो हमको ये तो बताना पड़ेगा ना कि वो वेक्टर इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, या कहाँ बनेगा, ये तो बताना पड़ेगा ना। तो अब उसी का डायरेक्शन निकालने के लिए फिर से राइट हैंड रूल का यूज करेंगे हम। आई बात समझ में? समझ रहे हो ना? सर रिपीट करना थोड़ा सा। क्या चीज, कहां से? सही है, पहले जो आपने कहा था एंगल के लिए। ये सर ये तो समझ आ गया, इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालने के ए बी साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद जो बताया था आपने। अभी हमने कहाँ कुछ बताया, अभी तो हम खाली यही कह रहे हैं कि इसका डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि ए यस क्रॉस सर। बी पता कैसे चलेगा। अगर हम यहाँ है ए क्रॉस बी, या यहाँ पे आएगा, या यहाँ पे आएगा, या यहाँ पे आएगा, कैसे पता चलेगा? क्योंकि देखो स्केलर होता है तो आसान चीज हो जाती है, वैल्यू निकालो बात खत्म। वेक्टर अगर आ रहा है ना, उसका आंसर ए क्रॉस बी जो आ रहा है वो एक्चुअली एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। यस सर। ए क्रॉस बी का तो कोई डायरेक्शन होगा ना, फिर ए का डायरेक्शन ये है, बी का डायरेक्शन ये है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, ये निकाल रहे हैं, समझे? तो वो भी फिर राइट हैंड रूल से ही निकलता है। अब हम बता रहे हैं कैसे कैसे करना है। राइट हैंड अपना ऊपर कर लो, ठीक है, उसको ओपन कर लो। ठीक है, जैसे कि हाथ ऐसे खोल लिए रहते हैं ना, फैला लिए रहते हैं, मुट्ठी बंद मत रखना।
कर्ल भी मत करना, सीधा फ्लैट कर लो ऐसे, ठीक। और ऐसे कर लो कि सारी फिंगर्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हो। फिंगर को यानी कि जोड़ लेना है, खुला नहीं रखना है। समझ रहे हो? कर रहे हो या नहीं? नहीं यस सर, करोगे तो कर पता रहे नहीं हैं। चलेगा। हाँ, करते रहे ना। फिंगर्स को खुला नहीं रखने है का मतलब दूर दूर नहीं रखना है, एक दूसरे से चिपका के रखना है, एक ही जगह पे रखना है, ठीक है। ओके सर। मोड़ना मोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ना थंब को मोड़ना है ना फिंगर्स को मोड़ना है, ठीक है। कर लिया? यस सर। अब थंब को फिंगर के 90 डिग्री में कर लो, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट करते हैं ना ऐसे, थंब को ओके सर, कर लिया। कर लो, एल जैसा बना लो मतलब, ठीक है। बना लिया? ओके। यस सर। अब तुषार कर रहे हो? तुषार कहाँ गया? कहाँ गया ये? तुषार, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। कहाँ कहाँ चले जाते हो? आवाज आ रही है तो अभी कहाँ चले गए थे? सर थोड़ी नेटवर्क इशू। यस सर। नेटवर्क इशू इशू अच्छा ठीक है। हम कह रहे हैं जैसे हमने हाथ कहा वैसे किया तुमने? सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज आ रही है? सर फ्लैट हैंड तक तो आई थी, उसके बाद नहीं आई आवाज। फ्लैट हैंड किया तुमने? और कैसे फ्लैट करना यस है कि सर। सारी सारी उंगलियां खुली हुई होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, लेकिन उंगलियों को दूर दूर नहीं रखना है, समझे? यस सर। उंगलियों को दूर दूर नहीं, एक दूसरे में चिपका के रखना है, खुली हुई भी होनी चाहिए और एक दूसरे में चिपकी हुई होनी चाहिए। ऐसे बिल्कुल फ्लैट हैंड है। हाँ, हैंड फ्लैट है और उंगलियां एक दूसरे में टच हैं सब, यस। यानी कि चार उंगलियां चारों की चारों आपस में एक दूसरे में टच हैं, टच है कि यस नहीं? सर। ठीक है। यस सर। थंब भी ओपन है, थंब ओपन यस है। सर। और थंब को बिल्कुल ऐसे टाइट कर लेना है, मतलब ऐसा कर लेना है जैसे थंब एल शेप बना रहा हो 90 डिग्री, फिंगर्स के साथ, इंडेक्स फिंगर के साथ जो है वो थंब 90 बना रहा हो। यस सर। कर लिया? अब यस सर। अब यही ऐसे ही हाथ रखे रहो, लेकिन इसको किस डायरेक्शन में रखना है ये हम बता रहे हैं। फिंगर जो है ना, फिंगर जिस तरफ पॉइंट कर रही हैं, मिडिल फिंगर और सारी फिंगर एक ही तरफ पॉइंट कर रही होंगी ना, एक ही तरफ शो कर रही होंगी, जैसे यस रास्ता सर। बता रहे हैं किसी को, यस तो सर। उसको फर्स्ट वाले वेक्टर की तरफ करना है, यानी कि जो हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उसमें जो हमने फर्स्ट रखा है वो, मतलब हम ए क्रॉस भी बोल रहे हैं तो ए फर्स्ट वेक्टर है, तो ए की डायरेक्शन में हाथ को, मतलब राइट हैंड की फिंगर्स को कर लो। हाथ ऐसे ही रखना है, हाथ इधर उधर हिलाना डुलाना नहीं। कर लिया? यस सर। अब ए की तरफ रख के ही तो इधर उधर कहीं भी घुमा सकते हैं ना, यानी कि ए की तरफ वाले को छेड़ो नहीं, लेकिन फिर भी हाथ को रोटेट करवा सकते हैं ना ऐसे से। तो पाम को कैसे रखना है? पाम को ऐसे रखना है जैसे कि बी तुम्हारे पाम से ही बाहर निकल रहा हो, पाम मतलब हथेली से बाहर निकल रहा हो, बी, समझे? मतलब? एक एरो जो तुम्हारे हाथ से बाहर निकल रहा है, हथेली से बाहर निकल रहा है, जैसे भगवान लोगों की शक्ति निकलती है ऐसा कुछ, ओके हाथ सर। से, हथेली से, पाम से निकल रहा होगा, ठीक है। बी को, सेकंड वाला वेक्टर जो है वो इस तरह से, मतलब हाथ को एक ही डायरेक्शन में रखना ही है, मतलब हाथ फिंगर्स को एक ही डायरेक्शन में ही रखना है, लेकिन रोटेट करके ऐसे रखना है ताकि बी तुम्हारे हाथ से निकलता हुआ नजर आए, बिल्कुल परपेंडिकुलरली निकले ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस हाथ से बाहर निकलता हुआ नजर आए, मतलब एरो का जो टेल है वो तुम्हारे हथेली पे टच जैसा करना चाहिए। आप समझ में आई बात? कंफ्यूज हो रहे हो? यस सर, थोड़े से। अच्छा रुक जाओ, क्रॉस प्रोडक्ट, यस सर। यस सर।
यस सर। यस सर। यस सर। मिल जाए। यस सर। 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 सर अंदर जाता हुआ। सर अपवर्ड जाता हुआ। हमारी तरफ आया ना, बाहर की तरफ। सर तो वी और बी में थोड़ा वो, आपने वी बी सुना, मैंने बी इंटू वी कर दिया था।
यस सर। हमारी तरफ निकलता हुआ डॉट में। यस सर। यस सर, क्लियर है। यस सर। यस सर। सर अंदर की तरफ। सर ये हमारे बाहर की तरफ बनेगा वी। सर बाहर की तरफ, वी की डायरेक्शन में हाथ को रख के बाहर की तरफ आएगा। सर वी, वी से बी की तरफ घुमाया। सर वी की तो समझ गए। सर। यस सर। यस सर। सर डाउनवर्ड आएगा। यस सर। ओके। सर अपवर्ड आएगी। यस सर। यस सर। सर थोड़ा सा मैं इसको समझ ही नहीं पाया, थोड़ा सा। ओके सर।
हाँ सर, अपवर्ड आएगी। यस सर। सर डाउनवर्ड आई। कमरे के अंदर कर दी दुर्गन। यस सर। सर आउटवर्ड लिख लेगी मतलब। सर अपवर्ड जाएगी। यस सर। यस सर, अब मैंने। मैं समझ आ गया अब हाथ कैसे रखना मतलब प्रॉपर। यस सर। यस सर। यस सर।
यस सर। यस सर। सब नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट कर दो। ओके सर। यस सर। सर डाउनवर्ड। सर एक बार इस कंडीशन को रिपीट करोगे? सर डाउनवर्ड। सर नहीं। सर सिर्फ इसकी बैक डायरेक्शन लेके सिर्फ चार्ज की।
नहीं सर। नहीं सर। यस सर। थीटा जीरो। जीरो डिग्री, यस सर। जीरो। जीरो हो जाएगा सर। यस 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 सर।
यस सर। यस सर। यस सर, सी चार्ज भी कैपिटल में यूज करते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर यस, मास और इंटेंस। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, कुछ कहा ना? नो सर। आंखों के सर, जैसा आंखों की नस। यस सर। यस सर।
सर प्रोसेस होते हैं इसमें, केमिकल रिएक्शन भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स। यस सर, सर इलेक्ट्रिकल और प्लस केमिकल रिएक्शन तो। यस सर। इलेक्ट्रिकल सिग्नल फास्ट होती हैं। लाइक सब स्टारों के बीच। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके सर। ओके सर।